RSS, इस तंजीम ने सारे मुल्क में अपना मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ मरहलों में अपना असर दिखाया है। कल्चरल नेशनलिज्म के नाम पर, यानी सकाफती कौमियत के नाम पर इसने जो कुछ मुल्क में किया है, इस पर ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है। मजहबी रवादारी के लिए, गंगा जमनी तहजीब के लिए, तमाम मजाहिब के मानने वालों के दरमियान अमन, भाईचारा और सुकून के लिए हमारे मुल्क में माहौल सदियों से रहा है। और हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग में मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों ने मुल्क को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करने के लिए मिलकर एकसां काम किया था। और आज़ादी के बाद भी नए हिंदुस्तान, नए भारत की तामीर और तश्कील में भी सभी ने मिलकर एकजुट होकर हिस्सा लिया था। मगर हम ये देखते हैं कि कई बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने किसी तरह भी मौके की ताक में रहते हुए मुल्क में मजहबी रवादारी के बजाय मजहबी मुनाफिरत को, पूरे मुल्क को एक ही रंग में, जाफरानी रंग में रंगने की कोशिश की है। मुख्तलिफ मजाहिब के मानने वालों के दरमियान नफरत का बीज बोया है। मजहब के नाम पर फसादात हुए हैं और हिंदुत्व एजेंडा और पूरे मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर भी इसने बहुत कुछ वावेला मचाया है। जब कभी भी मरकज में या इलाकाई सतह पर रियासतों में भारतीय जनता पार्टी के ज़ेरे असर हुकूमतें कायम हुई हैं, वहां इस तंजीम ने अपना असर दिखाना शुरू किया है। इसी की फिक्र से पैदा हुई है भारतीय जनता पार्टी, और ये जो एक मजहब की जो सुप्रीमेसी है और इसकी जो फौकियत है, इसको लागू करने के लिए, मुसल्लत करने के लिए, लोगों के दरमियान निफाक पैदा करने के लिए, इत्तेहाद को तोड़ने के लिए इसकी काविशें हुई हैं। हम बात करते हैं अपनी रियासत कर्नाटक में, जब कभी भी यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत रही है, यहाँ पर शिद्दत पसंदी ने सर उठाया और यहाँ पर कई मसाइल से लोगों को रूबरू होना पड़ा। पिछले बरसों में जब यहाँ पर रियासत में भाजपा की हुकूमत थी, बीजेपी की हुकूमत थी, कई तनाज़ात मजहब के नाम पर हुए। जिस तरह के हिजाब का तनाज़ा हुआ, हलाल गोश्त का मसला हुआ, मस्जिदों से अजानों पर पाबंदी की बात हुई, मुसलमानों का समाजी माशी बाइकाट की बात हुई, मुसलमानों की तिजारत की बाइकाट हुई। तो किस्सा मुख्तसर ये कि दायरे हयात एक मजहब के मानने वालों को तंग करने की दूसरे मजाहिब के मानने वाले शिद्दत पसंदों ने कोशिशें की हैं। अब जब यहाँ पर तकरीबन पिछले 3 सालों से कांग्रेस की हुकूमत रियासत कर्नाटक में चल रही है, तकरीबन 6-7 महीने पहले जब RSS की 100 साला तकरीबात पूरे मुल्क भर में मनाई गई, रियासत में भी मनाई गई। चूंकि हमारी रियासत कर्नाटक में कई ऐसे अहम मराकिज रहे हैं, शहर रहे हैं, इलाके रहे हैं, कस्बे रहे हैं, जहां पर इस तंजीम का बड़ा असर है, उसके वकीले माने जाते हैं। इन तकरीबात के दौरान हमने ये देखा कि एक तरह से कशीदगी पैदा करने की कोशिश की गई। हर जगह पर जाफरानी झंडे, फिर इसके बाद यहाँ पर इनका जो मार्च होता है, मार्च पास्ट, उसकी कोशिशें की गई। कई शहरों में इसकी मनसूबाबंदी हुई, मगर हुकूमत कर्नाटक ने इस पर पाबंदी आयद करने की कोशिश की। किस्सा यह है कि चितापुर में, जहां से प्रियंक खरगे जो मौजूदा वजीर दाखिला होम मिनिस्टर हैं, वो उनका हल्का इंतखाब है, वहां पर उन्होंने ये शिकायत दर्ज की कि मकामी एडमिनिस्ट्रेशन से, मकामी पुलिस से बाकायदा
बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त लेकर वहाँ पर वो जुलूस निकाला जाना चाहिए। और जब ये नहीं लिया जाता और सरकारी इमारतों के इहाते में, मैदानों में जब इनकी तकरीबात होती हैं, इस पर उन्होंने पाबंदी लगाने के खिलाफ आवाज़ उठाई। इस पर जाहिर है कि आरएसएस वाले और खुद भाजपा में जितने भी अरकान असम्बली हैं, अरकान लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, सब ने खुद वो अपने आप को चरागपा महसूस करते हुए उन्होंने इसकी भरपूर मुखालिफत की। और वो चितापुर में जो होने वाला जो मार्च था वो वक्ती तौर पर रुक गया। इस पर बेहद तनाज़ा हुआ, कंट्रोवर्सी हुई। अब चूंकि मौजूदा वज़ीर आला DK शिव कुमार के ज़ेर निगरानी जो हुकूमत हुई है, इस काबीना में वज़ीर दाखिला हैं प्रियंक खरगे, इन्होंने एक सवाल ये उठाया कि पिछली बीजेपी हुकूमतों के दौरान कर्नाटक में आरएसएस की तंजीम को और इसकी ज़ैली तंजीमों को ज़मीनें अलाट की गई हैं, रियायती दामों पर वो फ्लैट्स अलाट किए गए हैं, जो जाहिर है कि टोटल कलेक्टिव वेलफेयर के लिए दी जाने वाली ज़मीनें थीं। फिर इसके बाद इन लोगों को मुख्तलिफ तरीके के फ़ायदे पहुंचाए गए हैं। इस पर अब तहकीकात जारी हैं। उन्होंने एक सवाल ये उठाया प्रियंक खरगे ने कि भाई गली कूंचों में छोटी छोटी तिजारतें करने वालों को अपना तिजारती लाइसेंस लेना होता है। कोई NGO, कोई रज़ाकाना इदारा जो है वो मुल्क भर में जहां भी काम करता है उसको रजिस्ट्रेशन बाज़ाब्ता मुल्क के कानून के मुताबिक करवाना पड़ता है। उसे जो आमदनी होती है, उसे जो अतिया डोनेशन मिलते हैं, उसका हिसाब किताब, ऑडिटिंग, वो तमाम चीजें मेंटेन करनी पड़ती हैं। और इनकम टैक्स को आमदनी का जो वाजिबुल अदा रकम होती है वो अदा करनी पड़ती है। उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये तंजीम जो ये कहलाती है कि इट इज अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये एक आम लोगों की तंजीम है। अगर ये आम लोगों की तंजीम है तो इसका आज तक फॉर्मली बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हुआ है? मुल्क का कानून हर तंजीम को रजिस्ट्रेशन के लिए लाजमी इसको करार देता है, मगर आरएसएस ये कहती है कि मुल्क के कानून का लिहाज करती है आरएसएस, मगर जरूरी नहीं कि इसका एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन हो। तकरीबन मुल्क भर में 2500 से ज्यादा आरएसएस से जुड़ी हुई ज़ैली तंजीमें हैं, इससे अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मगर कहीं भी इसका रजिस्ट्रेशन नजर नहीं आता। और इनको जो गुरुदक्षिणा मिलती है, जो आरएसएस के संघ प्रचारक जो हैं, मुख्य संघ प्रचारक जो हैं, इसके जो मुख्य हैं मोहन भागवत कहते हैं कि भाई जो गुरुदक्षिणा इसे मिलती है, जो डोनेशंस मिलते हैं, वो टैक्स, इनकम टैक्स पे करने के एम्बिट में, दायरे में नहीं आते। और आज तक किसी भी हुकूमत ने, चाहे मरकज में हो या रियासती सतह पर हो, इस पर सवाल नहीं उठाया कि इसका रजिस्ट्रेशन क्यों होना है। इस तरह से वो कहती है कि ये एक समाजी तंजीम है। प्रियंक खरगे ने एक सवाल उठाया है कि भाई अगर ये समाजी तंजीम है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका सियासी असर रसूख क्यों कर नजर आता है पॉलिटिकल पार्टीज में, जैसे कि बीजेपी है। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि जब मुल्क का कानून लाजमी करार देता है रजिस्ट्रेशन, तो इसे मुस्तस्ना, एक्सेप्शनल आरएसएस को रखा नहीं जाता। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो डॉक्यूमेंट्स लाएं और हुकूमत के सामने पेश करें, अगर नहीं है तो इसका रजिस्ट्रेशन करवा लें। उन्होंने कहा कि मैं किसी तरह से भी आरएसएस पर पाबंदी नहीं लगा रहा हूं, मैं बैन नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं मुल्क के कानून के मुताबिक इसको अकाउंटेबल रखने के लिए आवाज दे रहा हूं कि आरएसएस को भी रजिस्ट्रेशन करवाना लाजमी है, टैक्स की अदायगी लाजमी है। अगर कोई टैक्स का एग्जम्पशन का कोई क्लॉज है, कानून है, तो उसका सबूत लाके हमारे सामने पेश करें। अगर रजिस्ट्रेशन लाजमी नहीं है तो कब इसका फैसला लिया गया, इस पर भी तमाम जो शवाहिद हैं, जो एविडेंसेस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो लाए हमारे सामने पेश करें। जैसे ही ये नए वजीर दाखिला प्रियंक खरगे का ये स्टेटमेंट सामने आया, ये बयान सामने आया, तो बीजेपी लीडरशिप जो रियासत की है वो आग बगोला हो गई, चरागपा हो गई, और उसने काउंटर आर्ग्यूमेंट से शुरू कर दिए। उसने कहा कि भाई ये इंतकाम की सियासत है,
یہ ایونجفل پولیٹکس ہے، یہ کسی خاص طبقے کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آر ایس ایس پر سوال اٹھانا بالکل بہت بڑا عیب ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آر ایس ایس نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے۔ اب جب آر ایس ایس کے 100 سال منائے گئے تو مرکزی حکومت نے پوسٹل یادگاری کمیموریٹو سٹیمپ بھی نکالا ہے، اور ہندوستان کی اس حکومت نے تقریباً 13 سال سے جو حکومت چل رہی ہے، جس پارٹی کے تحت آر ایس ایس کا اس پر بہت بڑا اثر رہا ہے، اس نے ایک سکہ بھی 100 سال کی یادگار کے طور پر بھی نکالا ہوا ہے۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ آر ایس ایس ملک کی سماجی تنظیم ہے، لوگوں کی تنظیم ہے، لوگوں کا بھلا چاہتی ہے، مگر کئی ایسے ادارے ہیں، تعلیمی ادارے ہیں جہاں وہ اپنے مذہب کے پرچار کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں۔ کئی ایسے عہدے ہیں جہاں پر اس تنظیم کے جو ہم نوا ہیں ان کو اس پر مقرر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کی سیاسی بازیگری چلتی ہے۔ آر ایس ایس پر ملک میں اب تک 3 مرتبہ پابندی لگائی گئی ہے، بین اس کو کیا گیا ہے۔ پہلی بار 1948 میں جب پہلی بار آزاد ہندوستان میں حکومت بنی تھی پنڈت جواہر لال نہرو کی نگرانی میں، اس وقت ملک کے پہلے ہوم منسٹر وزیر داخلہ سردار ولبھ بھائی پٹیل نے 1948 میں جب مہاتما گاندھی کا قتل ہوا تھا تو وہاں اس وقت ہندو مہاسبھا کا اس میں جو ہاتھ تھا، اس کی وجہ سے اس تنظیم پر انہوں نے پابندی کروائی تھی۔ پھر اس کے بعد 1975 میں اندرا گاندھی کے زمانے میں جب ایمرجنسی لاگو کی گئی تھی، اس وقت بھی آر ایس ایس کی شرپسندی کی وجہ سے اس پر پابندی لگائی گئی تھی۔ تیسری مرتبہ 1992 میں جب بابری مسجد شہید کر دی گئی، اس وقت بھی اس پر پابندی لگائی گئی تھی۔ جب بھی اس پر پابندی لگائی گئی، پابندی ہٹانے کے لیے، پابندی کو بالکل اس کو واپس لینے کے لیے اس پر کافی منتیں سماجتیں کی گئی ہیں آر ایس ایس کی طرف سے۔ مگر اب پورے ملک بھر میں جب کرناٹک کے ہوم منسٹر نے جب یہ سوال اٹھائے ہیں تو اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں قانون سب کو ایک ہے، مساوی قانون ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے، ملک کے قانون کی بات کی جا رہی ہے، تو اس کو بالکل ایک علیحدگی کے انداز میں اس کو دیکھا جا رہا ہے۔ ابھی یہ بحث چل رہی ہے، آر ایس ایس سے متاثر جتنے بھی بھاجپا کے لیڈران، بی جے پی کے لیڈران رہے ہیں، سب ایک آواز ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا فیصلہ لینا، حکومت ایک بار پھر سے جو پچھلی بی جے پی حکومتوں میں کرناٹک میں جو کچھ آر ایس ایس کے لیے فائدے پہنچائے گئے ہیں، آر ایس ایس کی ذیلی تنظیموں کے لیے جو مراعات دیے گئے ہیں، جو انہیں فیسلٹیز دیے گئے ہیں، اگر اس کی جانچ پڑتال ہو رہی ہے تو یہ انتقام کی سیاست ہے۔ آر ایس ایس نے نہ ملک کی آزادی میں حصہ لیا، نہ تعمیر و تشکیل میں، بلکہ ان کا ایک ہی خواب ہے کہ ملک میں ایک سیاسی جماعت کی حکومت ہو اور ایک ہی وقت اس کا الیکشن ہو، ایک ہی وقت تمام چیزیں ایک ہی قانون کے تحت لائی جائیں۔ ایسی شدت پسندی، علیحدگی پسندی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ جب کوئی جرت کے ساتھ اس طرح کا دلیرانہ اقدام کرتا ہے، سوال پوچھتا ہے، جواب دہ بناتا ہے، تو وہ بالکل دوسروں کی نظر میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ فرقہ پرستوں نے ریاست کے ماحول کو ہمیشہ سے داغدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب یہ سوال اٹھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ، اور ملک کے قانون کے تحت خود کو بھی اس کا لحاظ اور پاس رکھنے کے قابل بناؤ، تو اس پر کافی واویلا مچایا جا رہا ہے، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقتوں میں حالت کا کیا رخ ہوگا، حالت کا کیا اس کے تقاضے ہوں گے۔ ہم نے یہ دیکھا، پڑھا اور سنا ہے کہ ملک کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، ملک کا جو آئین ہے، اس کو ملک کے لیے بہتر نہیں سمجھنے والی یہ تنظیم آر ایس ایس خود کو یہ کہتی ہے کہ وہ ملک کے قانون کا پاس کرتی ہے، لحاظ کرتی ہے۔ تب کسی حکومت کے ایک وزیر نے، ہوم منسٹر نے جب یہ سوال پوچھے، سوال اٹھائے، مدلل طور پر یہ کہا
کہ ثبوت پیش کریں، ورنہ قانونی سطح پر بحث و مباحثے کے لیے ان کے دفتر آئیں یا کسی اور جگہ پر اس پر ڈیبیٹ ہو، تو اب یہ ایک طرح سے ایک الگ سی کنٹروورسی میں تبدیل ہوتا ہوا معاملہ نظر آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹروورسی کیا نیا رخ اختیار کرتی ہے۔